एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद रॉन्ग साइड पर पहुंच गई। इसी बीच रामबाग की ओर से कंटेनर आ गया और दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद कंटेनर चालक और क्लीनर फरार हो गए। हादसे में स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। स्कॉर्पियो में चालक समेत 12 लोग सवार थे। इनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की हॉस्पिटल में। घायलों को एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर हादसे के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आज सुबह यहाँ थाना क्षेत्र में NH पे एक एक्सीडेंट हुई। स्कॉर्पियो जो कि झारखंड नंबर की है और एक ट्रॉलर जो स्कॉर्पियो अपने साइड से डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी साइड आई है, ट्रॉलर से टकराई है। उसमें 12 लोग थे जिनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो झारखंड बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं और उनके परिजनों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है उनको जानकारी दी ताकि वो लोग आ जाए। और जो इंजर्ड है उनकी विधिवत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से बात करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों और जनप्रतिनिधियों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से होगी। संसद भवन परिसर में आज हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। संसदीय दल की ये बैठक लगभग 1 साल बाद हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव 75 सप्ताह तक देश भर के 75 स्थानों पर व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने यह बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे टीकाकरण अभियान में सहायक की भूमिका निभाएं। बीजेपी संसदीय दल ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सभी लोगों से और विशेषतः जनप्रतिनिधि और एमपीज को प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। ये जो प्रोग्राम 12 तारीख से गुजरात में शुरू हो रहा है और देश के विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम का 75 जगह में ये कार्यक्रम विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहा है। उस दिन सभी एमपीज और जनप्रतिनिधियों को इसके भाग लेने के लिए और भागीदार बनने के लिए उन्होंने कॉल किया है। शामली जिले में एक युवक को देखकर पुलिस उस समय दंग रह गई जब एक युवक ने पुलिस से अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने की फरियाद लगाई। बाकायदा शिकायती पत्र लेकर पहुंचे इस युवक ने लड़की पढ़ी लिखी ढूंढकर शादी कराने का आग्रह किया। युवक ने पुलिस से कहा कि उसकी रमजान से पहले शादी हो जाए। लड़की कैसी भी हो चलेगी, लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। युवक की बात सुनकर पहले तो पुलिसकर्मी कुछ देर तक सन्न रह गए, लेकिन बाद में युवक की परेशानी को देखकर उसकी शादी कराने का आश्वासन दिया। ये शिकायत है शामली जिले के रहने वाले 26 साल के मोहम्मद अजीम मंसूरी की। अजीम अपनी लंबाई को लेकर काफ़ी परेशान है। उसकी कई शादियां आईं, लेकिन हाइट कम होने की वजह से रिश्ता टूट गया। उसने अपनी शादी कराने के लिए डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। शादी न होने से लेकर परेशान अजीम ने बताया कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो वह अपनी बीवी के साथ गोवा, शिमला और मनाली में हनीमून मनाने जाएगा। आपको बता दें कि कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जुड़वा कुआं गांव का रहने वाला अजीम 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर का है। इसकी हाइट 3 फीट 2 इंच है। मैं कोतवाली बार आया था, पुलिस वालों ने नहीं किया था। हम देखे गए तुम्हारे लिए लड़के जो मिले के कड़ावे के हम जो मिले फिर हमने को सब एटीएम साहब से कोतवाल से HP से 40 सबसे मिला हुआ मैं उन्होंने मेरी मांग का बोली निकाली। अच्छा, कितने साल की उम्र है आपकी? मुझे मेरी 26 साल की उम्र है कि आपके जब इंशाल्लाह जब अगले दिया तो कि सरकार आवेगी जब करावे के अगले दिया तो करावे का मैं अगले से महीने खाता अगले से करावे का इंशाल्लाह।
फैमिली ठीक। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी हों या फिर लोकमान्य तिलक, सभी गीता से प्रभावित रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि गीता आपको ताकत देती है ताकि आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाएं। कोरोना काल में भी गीता की प्रेरणा ने लोगों को इस महामारी से लड़ने की शक्ति दी। Friends, the beauty of the Gita is in its depth, diversity and flexibility. Acharya Vinoba Bhave described the Gita as a mother who take him in her lap if he stumbled. Greats like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Mahakavi Subramaniam Bharati were inspired by the Gita. The Gita makes us think. It inspires us to question. It encourages debate. The Gita keeps our mind open. Anybody who is inspired by the Gita will always be compassionate by nature and democratic in temperament. औरैया जनपद के अछलदा में राधा कृष्ण भोले शंकर का मंदिर है, जहां कांवड़िया सिंगीरामपुर से 121 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लाद चढ़ाते हैं। 9 वर्ष पुराना ये शिव मंदिर है, जहां हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है। महाशिवरात्रि व्रत काशी पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। इस दिन शिवजी को दूध और जलाभिषेक करने की प्रथा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से जो मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज का दिन बहुत ही भव्य दिन है। महाशिवरात्रि के पर्व पर फागुन के माह में कृष्ण पक्ष के रूप में आज जो शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी औरैया जिले के तहसील बिधूना में स्थित लैटरिया ग्राम पंचायत के रमनगरा में राधा कृष्ण मंदिर पर शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पे दूर दूर से आए श्रद्धालु अपनी कांवड़ लेके आए हैं। करीब 121 किलोमीटर के समथिंग चल के आए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ में कांवड़िया, उनसे बात करेंगे। नाम आपका? कहाँ रहती हो? कहाँ से लेके आई हो कांवड़? कितना दूर है यहाँ से? 25 होगा। अच्छा, जो यहाँ का जो रमनगरा में जो राधा कृष्ण का मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, इसकी क्या मानता है? यहाँ लोगों का क्या कष्ट वगैरह दूर होते हैं या कोई क्या होती है? बिल्कुल, यहाँ पे भगवान के दरबार में हर किसी के कष्ट दूर होते हैं। और ये सन 2009 में इसका निर्माण हुआ है। तब से लेके अब तक जो भी कार्य हो रहा है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार हमारे गाँव में बहुत सारे लोगों ने बड़े धूमधाम से कांवड़ की यात्रा की और सारे लोग बड़े प्यार से कुशल मंगल आ गए। हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। नाम आपका? कहाँ रहती हो? ये जो कांवड़ लेके आई हो, कहाँ से लेके आई हो? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ जो रमनगरा में जो राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, इसकी क्या मानता है? अच्छा, हमारे साथ में और श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं। नाम आपका? कहाँ रहते हो? रमनगरा। अच्छा, ये जो आप कांवड़ लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो? हम ले आए भैया सिंगीरामपुर से। आप यहाँ जो राधा कृष्ण का मंदिर है रमनगरा में, यहाँ पे कांवड़ लेके आए हैं, मंदिर क्या मानता है? अरे भगवान की इसमें उन्हीं के आधार से हम लोग चलते। हमारे यहाँ पे जो और भी हमारे भक्त और श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे। और उसके बाद में चाचा, नाम आपका? मेरा नाम बालक राम। अच्छा, ये बताएं चाचा, ये जो रमनगरा में राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, इसकी क्या मानता है? इसका कब निर्माण हुआ था? ये निर्माण हुआ है 2009 में हुआ है। और यहाँ मानता है, सभी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सब मिलजुल करके मतलब अपना पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के भक्तों का कहना है जो रमनगरा में राधा कृष्ण का मंदिर बना है बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है और 2009 में इसका निर्माण हुआ था। और इसके जो भी यहाँ पे भक्त आते हैं उनकी बने हुए जो भी मनोकामना होती है यहाँ पे पूर्ण होती है। न्यूज इंडिया के लिए संदीप कुमार औरैया। उधर मथुरा में महाशिवरात्रि पर बम बम भोले की धूम रही। तड़के 3 बजे से ही शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने में लग गए। शिव के दरबार में फल मेवा चढ़ाए और भांग धतूरा का भोग लगाया गया। शहर के करीब 1 दर्जन शिवालयों में
तड़के 3 बजे से ही पूजा अर्चना चालू हो गई थी। रामघाट राजघाट से कावड़ में गंगा जल लेकर आए श्रद्धालु तड़के ही मंदिर पर पहुंच गए और बैंड बाजों के साथ गंगा जल को शिव की पिंडी पर चढ़ाया गया। आइए आपको चेन्नई लिए चलते हैं, जहां पर अन्ना यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, even the number of the students has drastically increased over the years. What is more encouraging is that this university has been witnessing gender empowerment through education, and it shows in the number of women students at this university. I am told that more than 1 lakh candidates and undergraduate, postgraduate and PhD levels are receiving degrees today, of which about 45% are women. It was a bigger pleasure for me to know that out of total students being conferred with gold medals and first class degrees today, more than 60% are women. I am told that out of 66 students being conferred gold medals, 42 are our daughters, and further, out of the 13 students I just gave gold medals to, I noticed 9 are girls. This shows the lead being taken by our daughters in our society. This excellence displayed by women is a reflection of the future of India as a developed nation. I congratulate each one of these daughters for this accomplishment, which is just a stepping stone on the path of future progress, both academic and personal. Anna University has created a conducive ambience for encouraging technological pursuits that cultivates the right learning attitude for the young students. The scientific temper that is nurtured in the students is well expressed in the projects and achievements of this university. I am glad to note that this is the first Indian university to design, develop, and operate a satellite in association with ISRO. Named ANUSAT, the satellite is not just an achievement but also an inspiration for young minds across the globe to open up and reach for the stars. Ladies and gentlemen, it is an honor for me to come to Anna University as my esteemed predecessor, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, was also an alumnus of this university. The government of Tamil Nadu has done well to have instituted an award named after him. This university has produced icons like Dr. Varghese Kurian, who literally engineered a great social transformation through milk cooperatives. As the driving force behind the White Revolution, Dr. Kurian will always be remembered as one of the foremost social entrepreneurs of modern India. Such illustrious alumni of this university remain sources of inspiration not only for all of you but also for all students everywhere. We in India believe in promoting knowledge for the benefit of all. I am reminded of the great poet Subramanya Bharati, who wrote, Purna Gyanam Polindin Nadu, Buddha Piran Arul Pongai Nadu, which says, our country, India, is blessed with complete knowledge. It is this place where resides the compassion of Gautam Buddha. It is this compassion combined with knowledge that helps a nation march ahead on the path of progress while promoting a culture of caring. I am confident that all the students receiving degrees today will walk this path in their life ahead and make their alma mater and our country proud. My young friends today are on the threshold of beginning a new journey. Some of you would be pursuing higher studies while others may take up professional responsibilities. But always remember that it is your deeds that will reflect your personality.
Always try to give back to your family, society, and the country, which have nurtured you in the most significant phase of your life. I am sure that you will never step back from putting in your best. I extend my best wishes to the students. I also congratulate their families who have worked hard to bring each one of them thus far in their journey of life. I also appreciate the faculty and administration on this occasion for their contribution. Thank you. Jai Hind. मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय पंचायत ने लड़कियों को जीन्स पहनकर बाहर नहीं निकलने का फरमान जारी किया है। भारतीय किसान संगठन ने न सिर्फ लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई है, बल्कि कहा कि अगर कोई भी जीन्स पहने दिखा तो उसे पंचायत की ओर से सामाजिक दंड दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि यह फरमान कैसे और कहां जारी हुआ। दरअसल मुजफ्फरनगर के गांव पीपल साहा में भारतीय किसान संगठन की एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें क्षत्रिय समाज के लोग जुटे थे, जो पंचायत चुनाव की जारी लिस्ट और आपत्तियों को लेकर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान क्षत्रिय समाज ने आरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए तमाम अन्य मुद्दों को भी लेकर चर्चा की। इसमें वक्ताओं ने संस्कृति के परिधानों को अपनाने पर अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि संस्कृति के अनुसार ही लड़के और लड़कियों को कपड़े पहनने चाहिए। उधर भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह ने फरमान जारी कर कहा कि कोई भी लड़का यदि हाफ पैंट और लड़कियां अगर जीन्स पहनकर बाहर निकलती हैं तो उन्हें सामाजिक दंड देते हुए समाज से बहिष्कार किया जाएगा, और कहा कि हमारा पहनावा ही हमारी संस्कृति की परिचायक है, इसी से हमारी पहचान बनती है। देखो, मुद्दा तो ऐसी है बात, मान लिया सरकार सन 1950 में संविधान हुआ और उसमें सब आज़ाद हुए। जब आज़ाद भारत हो गया तो इस आज़ाद भारत में मात्र राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करी जा कि लोगों को गुलामियत महसूस हो। आज़ाद भारत है, सब गांव सब समाज आपस में एक साथ रहने की कोशिश करे। हमारा सवाल ये, जो सरकार गांव में आरक्षण लागू करे कि भाई ये एससी वर्ग में चला गया, ये ओबीसी वर्ग में चला गया, ये सामान्य वर्ग में चला गया, मतलब एक बड़े तबके को चुनाव को लड़ने से रोकने का षड्यंत्र सरकार मात्र वोट लेने के लिए करे, तो सरकार ये समझे कि कोई नहीं चाहता कि गांव में प्यार न रहे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सभी गांव सामान्य में हो और सभी को लड़ने का अधिकार दिया जा, चाहे वहाँ एससी वर्ग का व्यक्ति लड़े, चाहे ओबीसी वर्ग का लड़े, चाहे सामान्य वर्ग का लड़े। इसलिए सरकार की नीति और नियत में खोट है। जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो गांव दर गांव शराब दावतें शुरू हो जाती, तो क्या कहना चाहिए, क्या निर्णय लिया गया? देखो, मैं आज इस पंचायत में ये भी निर्णय लिया गया पूर्ण रूप से कि इस बार का जो चुनाव होगा, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो प्रधान पद का दावेदार हो, चाहे बीडीसी का दावेदार हो, चाहे जिला पंचायत का दावेदार हो, यदि किसी भी गांव में वो शराब वितरित करता हुआ पकड़ा गया या उसने शराब जैसी कोई शिकायत आई या दावतों जैसी कोई शिकायत आई, तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा जाएगा, उसे गांव में कोई वोट नहीं मिलेगी। एक आपने जींस पे पैंट पर रोक लगाने की बात की, क्या बात? देखो, भारत की संस्कृति है, भारत में सरकार भी कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इसका स्वागत करें, लेकिन हम चाहें कि बेटियों का सम्मान भी भारत में रहे, और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संस्कृति को अपनावेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जींस पहनें और वो जींस पहन के बाहर जावें। हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें, और जो लड़के गांव में हाफ नेकर पहन के फिरें या तहमंद पहन के फिरेंगे, अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करा जाएगा, और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करेगा। जिनकी बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के जाएगी तो उनका परिवार का? देखो, हमने आज एक घोषणा कर दी, कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जींस पहने। यदि वो किसी गलत व्यवस्था में या शहर की व्यवस्था या उस हाई स्टेटस की व्यवस्था को देख के गाँव के कल्चर को वो समाप्त करना चाहा, तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वो सब मनावे, और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जाएगा।
किस तरह के दंड की व्यवस्था की गई? दंड तो है, सामाजिक दंड बहुत है भाई। अगर वो नहीं मानते तो ठीक है, वो अपना सामाजिक बहिष्कार झेलने के लिए तैयार रहें। सामाजिक व्यवस्था सिर्फ समाज से चले, उसमें कोई सरकारी दंड नहीं है, कोई उन्हें हम जेल नहीं करवा सकते, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करवा सकते। हम कह रहे हैं कि समाज उनसे दूरी बनाने का काम करेगा और समाज की किसी व्यवस्थाओं में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। देखो, वैसे तो किसी स्कूल में मैं नहीं मानता कि सब में ड्रेस हैं, ड्रेस कोड है। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके एक व्यवस्था को संपूर्णता प्राप्त हो। संपूर्णता कैसी कि यहाँ एक करोड़पति का लड़का भी उसी यूनिफॉर्म में आवे जिसमें एक गरीब का बच्चा जा। स्कूलों में ये व्यवस्था है और मात्र जो स्कूल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं उनसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो या तो इसे बंद करें, नहीं तो उनमें भी हम अपने बच्चों को जाने से पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करें। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्यों में सियासी पारा तेजी से चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले ममता ने शिव मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। मंगलवार को नंदीग्राम की चुनावी रैली में भी मंच से चंडी पाठ करने पर विपक्षी दलों ने दीदी को आड़े हाथों लिया। हालांकि पार्टी ने बचाव करते हुए इसे व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न करार दिया, लेकिन चुनावी मंच से चंडी पाठ के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए। চণ্ডীপাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। একটু আপনাদের শুনিয়ে দিই, যারা 30-70 করছে একটু শুনিয়ে দিই, একটু শুনিয়ে একটু হোক। বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। ওটা আসছি। মধু বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগধাত্রী নমস্তুতে নতেভ্য সর্বতা ভক্তাং পনতে চণ্ডিকায় নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মহালক্ষ্মী রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু সিদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী हरे देवी नारायणी नमस्ते। राज्यसभा ने आज मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
विधेयक में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। राज्यसभा ने बुधवार को आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन संशोधन बिल 2021 यानी कि माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में केंद्र सरकार का सख्त रुख है और वो ईमानदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है। तो पहले तो करप्शन से एग्रीमेंट करो, करप्शन से नेचुरल रिसोर्स लो। उस समय की सरकार कुछ काम करती नहीं है। हमारी सरकार आई, सारी गड़बड़ी पकड़ी, आज इंक्वायरी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमको पूरा पैसा भी दो और एक इन्वेस्टर अमेरिका में, एक इन्वेस्टर बाकी जगह। सर, द लार्जर क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज क्या भारत के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ना उनके अवार्ड में, ना उनका या किसी का नहीं जाएगा। वो कार्रवाई करते नहीं है। हम कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ईमानदार कर रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं वो परेशान हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से चलेगी। इसीलिए सर हम लोगों ने ये कानून करने की कोशिश की। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि ये विधेयक शासन के हर एक क्षेत्र में पारदर्शी तंत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करता है। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही अब अदालत धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकेगी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में ये कहा गया है कि प्रतिष्ठित मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की 8वीं अनुसूची को खत्म करना आवश्यक समझा गया। विधेयक को इसी साल 12 फरवरी को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। लेकिन महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था का एक दूसरा प्रावधान है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक गैर मुजरिम को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इस भावना के साथ में जब प्रधानमंत्री जी ने चौकीदारी की बात करते हैं तो वो चौकीदारी जहाँ जो बेईमानी हो रही थी उसको रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी ने गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व पर गंगा जमुनी तहजीब को भी देखा। इसी दौरान दिन में मुसलमानों ने फूल की पंखुड़ियों की बरसाकर शिव भक्तों का स्वागत किया। धर्म और आध्यात्म के साथ ही मोक्ष की नगरी काशी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी महाशिवरात्रि का अनोखा रंग चढ़ा नजर आया। अपनी अलमस्ती और फक्कड़पन के लिए मशहूर काशी में महादेव की महाशिवरात्रि में सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। इन सबके बीच एक अलग तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर मुस्लिम समुदाय के युवक और युवतियों ने गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की। पुष्प वर्षा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह संदेश दिया है कि देश में हर धर्म के लिए हर त्योहार समान महत्व रखता है। फूल बरसाने वाले मोहम्मद आसिफ के साथ कलीम, परवीन, आसमा और इमरान ने बताया, हमको तो पता है कि हर भारतीय धर्म समान होता है। इसी कारण लोगों को आज यहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर अनोखा नज़ारा देखने को मिला। आज का ये अवसर लोगों को बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में सब धर्म एकजुट हैं और हर त्योहार को सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन काशी वर्णनातीत है, लोकातीत है, शब्दातीत है
और आज का यह पर्व जो है कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रि, ये 3 रात्रियों का शास्त्रों ने बड़ा महत्व बतलाया है। तो आज के दिन तो काशी में केवल बम बम गूंजता है, और न केवल काशीवासी, न केवल भारतवासी, अपितु देश विदेश से आने वाले जो भक्तगण हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आज बाबा के दर्शन करके निहाल होते हैं। हर चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट, एक अलग आभा आपको दिखाई पड़ेगी। तो आज के दिन का महत्व यही है कि आज जो यह शिव की अतिशय प्रिय राजधानी काशी है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जो अनंतानंत ब्रह्मांड मायांड जीवांड शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है, जो मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, विलक्षणता, अप्रतिमता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जो अनंत जगत को प्रकाश प्रसृत करने का सामर्थ्य रखती है, जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है, जहाँ का हर कंकर शंकर समान बतलाया गया है। उस पंचक्रोशात्मिका काशी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप सद्य विनष्ट हो जाते हैं, और जो भी भक्त है उनका अभीष्ट पूर्ण हो जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अतिशय प्रिय राजधानी, जो स्वयं शिव ने बसाया है, त्रिशूल के ऊपर बसाया है, जो अविमुक्त क्षेत्र है, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, और वह काशी जो मुक्तिदायिनी है, मोक्षदायिनी है, निर्वाण को प्रदान करने वाली है, भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली है, शिव सामीप्य को प्रदान करने वाली है, शिव सारूप्य को प्रदान करने वाली है, शिव तादात्म्य को प्रदान करने वाली है। उस काशी में आकर के जो भी भक्तगण हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं, अभिभूत होते हैं, और यही जयकारा लगाते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर नकली नोट बनाने का भंडाफोड़ किया है। छापामार कार्रवाई के दौरान गिरोह के सरगना सहित 5 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। मौके से 100 के जाली नोट छापने की मशीन सहित कई उपकरण बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारा, जहां से जाली नोट बनाने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह का सरगना तिहाड़ जेल भी जा चुका है। पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख के जाली नोट भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इन नोटों को पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी चल रही थी। इस पूरे नेटवर्क का सरगना तजेंद्र उर्फ काका है, जो कि मोती नगर दिल्ली का रहने वाला है। तजेंद्र वर्ष 2006 और 2012 में जाली नोट बनाने के अपराध में दिल्ली के थाना कमला मार्केट और विजय विहार थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था। तब दिल्ली पुलिस ने उसे तिहाड़ जेल भेजा था। तजेंद्र के खिलाफ अभी इस समय 13 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आरोपियों में संतोष उर्फ सलीम, जितेंद्र, दिलीप और दीपक शामिल है, जो कि शिकोहाबाद के निवासी हैं। पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय नकली नोट बनाने का रैकेट हम लोगों ने बस्ट आउट किया है, जिसमें सरगना समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना तेजिंदर सिंह उर्फ काका मूलतः पंजाब का रहने वाला है, फिर बाद में दिल्ली आकर के बस गया था और दिल्ली में इसके खिलाफ कुल 13 मामले पंजीकृत पाए गए हैं। फिरोजाबाद के इस मामले को मिला के कुल 15 मामले इस पर दर्ज पाए गए हैं। वे एक अंतर्राज्यीय रैकेट है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे तकरीबन 2 लाख रुपए के 100 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ नोट छापने की बड़ी बड़ी मशीनें, प्रिंटर, कटर जैसी कुल 19 आइटम्स इनसे बरामद की गई हैं। असलहा कारतूस भी इनसे बरामद हुआ है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये सरगना तेजिंदर सिंह उर्फ काका दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों से, विभिन्न इलाकों से, जैसे कि वेस्टर्न दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और शाहदरा इलाका, रोहिणी इलाका, इन इलाकों से बहुत पहले भी कई बार जेल जा चुका है। नकली नोट बनाने के मामले में 4थी बार पुलिस के गिरफ्त में आया है। मूल बात ये जो पूछताछ में आई है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए का इसको टारगेट मिला हुआ था कि ये पूरा नोट छापेगा और इसको खपाया जाएगा ताकि मतदान को और मतदाता को प्रभावित किया जा सके। तो पुलिस की तत्परता से और मुखबिर की सटीक सूचना पे काम करते हुए जो हम लोगों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है
नकली नोटों के बनाने वाले इस रैकेट को गिरफ्तार किया। उनके 5 लोगों को हमने उनके पूरे साजो सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इससे निश्चित रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुचिता, पारदर्शिता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। मतदाता को ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इनके कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जो लोग इनको ऑर्डर देते थे और जो लोग इनकी नोटों को खपाने का काम करते थे, वो अभी भागे हुए हैं। पुलिस उन पर काम कर रही है। जो भी सूचनाएं मिली हैं उस पर अभी काम किया जा रहा है। उस पर जल्दी ही आपको और भी बड़े गुड वर्क मिलने की इसमें संभावना है। फिलहाल तेजिंदर सिंह उर्फ काका, संतोष यादव उर्फ सलीम और इसके 3 अन्य यानी कि कुल 5 लोगों को ठोस सबूतों के साथ हम लोग न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं, जहां से इनको जेल भेजा जाएगा। इन पे आगे भी बड़ी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं, जैसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, NSA के तहत कार्रवाई भी इन पे प्रस्तावित है। इसको भी हम लोग जल्दी अंजाम देंगे ताकि ये बड़ा सरगना जो अंतर्राज्यीय रैकेट का सरगना है वो अपने मंसूबों को आगे अंजाम न दे सके, इसके लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़े गुड वर्क को करने वाली जो हमारी शिकोहाबाद पुलिस टीम है सुनील तोमर के नेतृत्व में, और हमारे SP RA श्री अखिलेश नारायण और हमारे CO शिकोहाबाद बलदेव सिंह खनेड़ा, इनकी पूरी टीम को हम 25,000 रुपये का नकद इनाम दे रहे हैं। उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों द्वारा भी इस गुड वर्क की भूरी प्रशंसा की गई है। ठीक है, कितने लोग फरार हैं अभी? इसमें डिटेल्स अभी जो जैसा मैंने बताया कि कुछ नाम मिले हैं उस पर भी काम किया जाएगा। फिलहाल इनकी जो कोर टीम है पूरी की पूरी टीम को हमने गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा सेवाओं में और विस्तार किया जाएगा। CISF के 52वें स्थापना दिवस पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि आज CISF देश के सभी एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो रेल, सांस्कृतिक धरोहर और परमाणु संयंत्रों तक की सुरक्षा में तैनात है और अब इन्हें गैर सरकारी प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। हथियारों से करतब दिखाते ये तस्वीरें हैं CISF के जवानों की, जो देश के प्रमुख लोगों की सुरक्षा के साथ ही देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी करते हैं। CISF के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि जल्द ही CISF की सुरक्षा सेवाओं में विस्तार किया जाएगा और उन्हें गैर सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। 1969 में देश के सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिए स्थापित CISF पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों समेत कई सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। CISF देश के सरकारी और स्वायत्त संस्थानों को सुरक्षा मुहैया कराने वाला बेहद विश्वसनीय सुरक्षा बल है, जो जल्द ही गैर सरकारी संस्थानों को भी सुरक्षा मुहैया कराएगा। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए संरक्षण के लिए एक सुरक्षा फोर्स बनाई गई थी और आज उसका एक आकार जो 3,000 से शुरू होके 1,63,000 तक पहुंच गया है। ये आप सभी के हार्ड वर्क, कर्मठता का एक वो एग्जाम्पल है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। CISF को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो गया। रात से ही हर की पेड़ी पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी थी और भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर की पेड़ी पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महेंद्र रविंद्रपुरी, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी से मुलाकात की। 11 बजे आज हर की पेड़ी पर ब्रह्म कुंड में महाशिवरात्रि का पहला शाही स्नान पर्व हुआ। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में 10 बजे तक लोगों की संख्या करीब 24,20,000 के पार पहुंच गई थी। हरिद्वार कुंभ मेले में महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। आपको बता दें कि बीजापुर गेस्ट हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। आने वाले श्रद्धालु गंगा जी में सुविधापूर्वक पवित्र स्नान कर सकें। संतों का सम्मान सबसे ऊपर है,
ये सम्मान कुंभ की भव्यता के साथ सुनिश्चित किया जाए। हर की पैड़ी पर आने वाले दोपहिया वाहनों को भी बुधवार को ही बंद कर दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों को भी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं थी। महाशिवरात्रि में जो टोटल सिटी एरिया है 25 सेक्टर में बांटा गया था, इसमें कल दिन से ही हम लोगों ने सेक्टर वाइज डिवीजन कर लिया था और ट्रैफिक का डाइवर्जन स्टार्ट हो गया था। अभी तक जो कल से हम लोग का भीड़ का आंकड़ा है, लगभग 22 लाख लोग टोटल श्रद्धालु अभी तक आके स्नान कर चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि कांवड़ इस बार यात्रा बहुत लंबे समय से चली, तो जो भीड़ आमतौर पे महाशिवरात्रि से 1-2 दिन पहले नहीं रहती थी, लेकिन इस बार महाकुंभ की वजह से जो कांवड़ की यात्रा है वो काफी ज्यादा चली है। और हमारे जो बॉर्डर के सारे एरियाज में डाइवर्जन स्टार्ट हो गया है। विशेषकर जो हमारे 5 टेम्परेरी हमारे जितने भी पार्किंग प्लेसेस है वो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। डीर वाली पार्किंग जो कि आमतौर पे हम लोग 12 अप्रैल में बढ़ते थे, वो इस बार जो है 5000 से ज्यादा व्हीकल्स आ चुके हैं। इसकी वजह से हमने जो सेकंड पार्ट है डीर वाली का उसे भरना स्टार्ट किया है। अभी सारे जितने भी हमारे शाही स्नान के सन्यासी अखाड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं और अभी कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद अब वो वहां से अपने अपने स्थानों से स्टार्ट करेंगे।